तो ये कहानी है मोड़ी की, जो बाहर से बिल्कुल साधारण और सीरियस हाई स्कूल स्टूडेंट जैसा दिखता है, लेकिन असल में वो एक ओगर है जिसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है और वो अपनी पावर्स को छुपाकर एक नॉर्मल इंसान की तरह जीने की कोशिश करता है। लेकिन जब उसकी विच बेस्ट फ्रेंड निको उसकी जिंदगी में वापस आती है तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, उसे अपने एबिलिटीज का इस्तेमाल करना ही पड़ता है ताकि वो उसे डेंजरस एनिमीज से और उसकी अपनी बेवकूफ़ी से बचा सके। और मोड़ी एक ओगर के परिवार से हैं जो असल में हाइब्रिड्स होते हैं, और जब विचेस अपने फैमिलियर को बेबी डैडी बनने देती हैं इसी वजह से उसके पास इनक्रेडिबल फिजिकल स्ट्रेंथ है और कोई नॉर्मल दोस्त नहीं है। और उसकी बेस्ट फ्रेंड निको एक विच है और एक दिन उसे विचेस की होली लैंड में पढ़ाई के लिए जाना पड़ता है। लेकिन जाने से पहले वो मोड़ी से वादा करती है कि जैसे ही उसकी एजुकेशन खत्म होगी वो वापस उसके पास आ जाएगी। और अब फास्ट फॉरवर्ड एक दशक बाद मोड़ी अब एक कूल और शांत फार्मर बन चुका है जो बुली से लड़ने की कोशिश भी नहीं करता, और उसे पता है कि अगर वो पलटकर वार कर देगा तो उन्हें एम्बुलेंस की जरूरत पड़ जाएगी। और इस इकोनॉमी में वो ये बिल अपने खराब से खराब दुश्मन पर भी नहीं थोपना चाहता, इसलिए वो बस डॉज करता रहता है और मजाक करता है जब तक कि उसे जानबूझकर हिट ना कर दिया जाए। और जब पुलिस संतुष्ट हो जाते हैं मोड़ी घर लौटता है जहाँ उसके डैड उससे कहते हैं कि कभी कभार तो पलटकर जवाब दे दिया करो, हर बार चोटें लेकर घर मत आया करो। और खैर वो दोनों खाना खाने बैठते हैं और मोड़ी के डैड बताते हैं कि निको विचेस की होली लैंड से वापस आ गई है और वो चाहती है कि मोड़ी उसका फैमिलियर बन जाए। और मोड़ी खाना अपने डैड के चेहरे पर थूक देता है जो किसी को आमतौर पर डाउन और अनलाइव कर देता है। लेकिन उसके डैड बहुत चिल हैं और सोचते हैं कि बेटे की रिएक्शन जायज़ है और आमतौर पर विचेस बिल्ली या चमगादड़ जैसे एनिमल्स को फैमिलियर बनाती हैं। लेकिन पुराने समय में कुछ फैमिलियर्स ने इतनी मैजिक पावर एब्जॉर्ब कर ली थी कि उन्होंने इंसानी फॉर्म ले लिया, और सबसे मशहूर थे टाइगर्स और ऑक्स फैमिलियर्स जो इंसान से शादी करके ओगर्स की ब्लड लाइन शुरू करते हैं। और इसीलिए आज भी ओगर्स लोग के विचेस के सर्वेंट माने जाते हैं। और मोड़ी कहता है कि उसे उनकी फैमिली हिस्ट्री पता है लेकिन वो किसी का सर्वेंट नहीं बनना चाहता, और उसके डैड कहते हैं कि यह जॉब ज्यादातर बॉडीगार्ड जैसी होगी, सर्वेंट जैसी नहीं। और क्योंकि उनका निको के परिवार से एंशिएंट पैक्ट है और वो उसकी रिक्वेस्ट ठुकरा नहीं सकते, तो मोड़ी कहता है कि आप ही निको के फैमिलियर बन जाओ। और हालांकि सीक्रेटली वो जानता है कि यह बात कभी नहीं होगी क्योंकि उसका डैड को जल्दी ही एक लॉन्ग बिजनेस ट्रिप पर जाना है। और तभी असली शॉक लगता है जब डैड बताते हैं कि निको अकेली आ रही है और उसकी मदर होली लैंड में ही रहेगी। और क्योंकि दोनों अकेले होंगे और इसलिए फैसला हुआ है कि मोड़ी और निको साथ में रहेंगे। और ये सुनकर मोड़ी दूसरा स्पीड अटैक अपने डैड के ऊपर कर देता है और इस बार उसके डैड सच में उसकी कुटाई करने वाले होते हैं। और कुछ देर बाद मोड़ी लिविंग रूम में बैठकर सोच रहा होता है कि बचपन में निको कितनी अनाड़ी थी लेकिन वही चीज उसे क्यूट बनाती थी, और वो सोच रहा होता है कि अब वो कितनी बदल गई होगी। और तभी अचानक निको खिड़की तोड़कर ड्रामा भारी एंट्री मारती है और कांच के टुकड़े मोड़ी की तरफ उड़ जाते हैं और वो एक फ्लिप मारकर घुटनों पर लैंड करती है। और मोड़ी डर जाता है कि कहीं कोई चोट तो नहीं, लेकिन जब वो लैंडिंग में बैलेंस खोने की बात करती है तो उसे एहसास होता है कि ये लड़की वही निको है। और निको उसे देखकर इमोशनल हो जाती है और पूछती है कि क्या उसने उसे मिस किया। लेकिन मोड़ी को ज्यादा चिंता अपने बर्बाद हुए लिविंग रूम की है और वो तुरंत साफ सफाई शुरू कर देता है और निको को कहता है कि बैठकर होममेड कुकीज खाए। और निको उसे देखकर गुनगुनाने और थर्स्टिंग करने लगती है क्योंकि वो उसे होल्ड हस्बैंड मटेरियल लग रहा है। और जब मोड़ी कहता है कि वो कांच के टुकड़े फेंकने जा रहा है तो निको कहती है कि वो विंडो को मैजिक से ठीक कर सकती है पर उसे एक मीडियम चाहिए। और वो उससे पूछती है कि उसकी कोई प्रीसियस चीज दे दे। और मोड़ी अपनी फेवरेट कॉफी मग ले आता है और वो हैरान होकर देखता है कि निको मैजिक से विंडो बिल्कुल परफेक्ट रिपेयर कर देती है। लेकिन अगले ही पल वो अपने कॉफी मग के टूटने की आवाज़ सुनता है और निको कहती है कि शौक मत हो क्योंकि सैक्रिफाइस तो टूटता ही है। और उसी में अटैच उसकी फीलिंग्स ने स्पेल को पावर दी और मोड़ी उस पर गुस्सा करता है और निको गिल्ड में डूब जाती है कि उसने उसका फेवरेट मग तोड़ दिया। लेकिन वो उसे माफ कर देता है क्योंकि कम से कम खिड़की तो ठीक हो गई। और वो कहता है कि उसकी मैजिक कमाल की है और निको उसके हैंडसम से लिटरली शॉर्ट सर्किट हो जाती है। और निको एक्साइटेड हो जाती है और कहती है कि उसे और मैजिक दिखाने दो। और जब उसे कुछ नहीं मिलता तो वो अपने ऊपर ही एक स्पेल डाल देती है जिससे वो एक कागज की तरह चपटी बन जाती है और अब वो हवा में इधर उधर बिना किसी कंट्रोल के उड़ने लगती है और घर से बाहर निकल जाती है। और मोड़ी उसके पीछे भागता है ताकि उसे किसी खतरे से बचा सके, लेकिन वो फेल हो जाता है और निको दो दीवारों के बीच फंस जाती है जहाँ बहुत ही कम जगह है और मोड़ी उसे छू तक नहीं पाता। तो वो अपना वैक्यूम क्लीनर लाने का फैसला करता है, लेकिन निको बताती है कि स्पेल कुछ देर में खत्म हो जाएगा और अगर वो यहाँ नॉर्मल हो गई तो वो फाइनल डेस्टिनेशन स्टाइल में दबकर मर जाएगी। और ये सुनकर मोड़ी घबरा जाता है और तभी घर का मालिक आता है उसे कन्फ्रंट करने। और चौंकाने वाली बात यह है कि वो ही बुली है ममोडा जो पहले उसे मार रहा था। और मोड़ी उसे तुरंत वैक्यूम लाने को कहता है और ममोडा अकड़ दिखाने की कोशिश करता है और वो पूछता है कि अगर वो मना करे तो क्या वो उसे मार देगा। और ये सुनकर मोड़ी को अपना बचपन याद आता है जब उसने एक बार ममोडा को हॉस्पिटल पहुंचाया था और उसके बाद उसे चुपचाप पिटाई सहनी पड़ती थी। और उसने ये बात अपने डैड को ही बताई थी जिन्होंने उनका उसे फैमिली मार्शल आर्ट सिखाया था ताकि वो अपनी पावर कंट्रोल कर सके। और उसी वक्त मोड़ी को एहसास होता है कि निको को बचाने के और भी तरीके हैं और वो अपनी
ओगर पावर अनलीश करता है और ममोरा डर के मारे लगभग पैंट में ही कर देता है, सोचते हुए कि आज वो सच में मीट पेश बनने वाला है। लेकिन मोड़ी उसे नहीं मारता, वो दीवार पर मुक्का मारकर दीवार तोड़ देता है और इतनी जगह बन जाती है कि वो निको को ठीक स्पेल के खत्म होने से कुछ समय पहले ही बाहर निकाल लेता है और निको उसे कसकर गले लगाती है और शुक्रिया करती है कि उसने उसकी जान बचाई। लेकिन ममोरा चिल्लाने लगता है कि उन्होंने उसकी प्रॉपर्टी डैमेज कर दी और मोड़ी निको से पूछता है कि क्या वो इसे ठीक कर सकती है और निको कहती है कि उसे इसके लिए बहुत ही इमोशनल वाला आइटम चाहिए और मोड़ी के पास ऐसा आइटम है और वो उसे बताता है कि ममोरा अपने बाल को बहुत वैल्यू देता है। और ये सुनते ही निको का स्पेल दीवार को परफेक्टली रिपेयर कर देता है और इसके बाद दोनों घर लौटते हैं और निको कहती है कि उसे थोड़ा शॉपिंग करना है। और अब शॉपिंग से वापस लौटते समय मोड़ी बैग्स को उठाकर शिकायत करता है कि वो बहुत भारी हैं और निको एक स्पेल से बैग को अल्ट्रा लाइट कर देती है और मोड़ी ये देखकर शॉक रह जाता है। और अब मोड़ी ये सोचने लगता है कि क्या निको पूरी सिटी को बताने वाली है कि वो एक विच है, क्योंकि इससे उसके लिए प्रॉब्लम्स खड़ी हो सकती हैं। और निको समझाती है कि विचेस का एक फंडामेंटल रूल है कि वो अपने मैजिक लोगों की मदद करने के लिए इस्तेमाल करे, क्योंकि इससे उनकी पावर स्टेबल रहती है और वो डार्क साइड से दूर रहती है। और वो प्राउडली कहती है कि वो अभी ट्रेनिंग फेज में है और वो बहुत लोगों से कनेक्शन बनाकर एक ऐसे विच बनना चाहती है जो सबकी मदद करे। और मोड़ी को उसका सपना बहुत कूल लगता है और वो वादा करता है कि वो उसके फैमिलियर के रूप में उसकी मदद करेगा। और निको उसके साथ डेटिंग के सपने अच्छे लगती है। लेकिन तभी मोड़ी चिल्लाता है कि पास के बिल्डिंग में आग लगी है और निको तुरंत वहां मौजूद औरत को बचाने का फैसला करती है। लेकिन मोड़ी उसे चेतावनी देता है कि सब लोग देख रहे हैं और फ्लाइंग करके किसी को बचाना रिस्की हो सकता है। लेकिन निको को कोई परवाह नहीं, तो मोड़ी उसकी मदद करने के लिए खुद उसकी ब्रूम पर चढ़ जाता है और वो दोनों उड़कर उस औरत तक पहुंचते हैं जो बिल्कुल क्लूलेस होती है। और वो मोड़ी के कहने पर ब्रूम पर चढ़ जाती है, लेकिन तुरंत ब्रूम तेजी से ग्राउंड की तरफ गिरने लगती है क्योंकि वेट ज्यादा है। और मोड़ी निको से कहता है कि लाइट वेट वाला स्पेल उस पर डालो और निको तुरंत स्पेल डाल देती है और वो ग्राउंड पर गिरने से बच जाते हैं। लेकिन स्पेल के साइड इफेक्ट में मोड़ी भी लाइट हार्टेड और लाइट ब्रेन हो जाता है और वो खुलकर बोलने लगता है कि निको विच है और वो ओगर है और बेवकूफ़ी भरी बातें करता रहता है, जिससे निको डिस्ट्रैक्ट होने लगती है। और निको को पता चलता है कि ब्रूम 3 लोगों का वेट नहीं ले सकती और क्रैश होने से पहले वो खुद पर भी लाइट वर्ड स्पेल डाल देती है और किसी तरह उस दिन बच जाते हैं। लेकिन अपने एकमात्र ब्रेन सेल को गवाकर और जिस औरत को उन्होंने बचाया था वो अब भी नहीं समझ पा रही कि हुआ क्या था। और तभी मोड़ी और निको को याद आता है कि वो अपना सामान बीच सड़क पर छोड़ आए हैं और इसलिए वो दौड़कर वापस जाते हैं। और वो औरत और भी कंफ्यूज होकर खड़ी रहती है और घर पहुंचते पहुंचते वो दोनों थककर चूर हो जाते हैं क्योंकि स्पेल का असर खत्म होते ही बैग फिर से भारी हो चुके थे। और जैसे ही निको अपनी बुक पढ़कर कंफर्मेशन लेती है और बड़े हुए वेट की वजह से मोड़ी और निको दोनों घुटनों पर गिर जाते हैं और खैर वो थोड़ी देर बाद ठीक हो जाते हैं। और अब रात में निको मोड़ी को आज उसकी मदद करने के लिए शुक्रिया कहती है, लेकिन मोड़ी का प्लान उससे कई ज्यादा करने का है क्योंकि पहले उसके डैड ने बताया था कि निको की मदर एक ओरेकल है और उन्होंने एक प्रोफेसी की है कि 1 साल के अंदर निको के साथ एक बड़ी ट्रेजेडी होने वाली है और उसे सिर्फ एक फैमिलियर ही बचा सकता है। और इसलिए मोड़ी अपनी जिंदगी का मिशन बना लेता है कि वो निको को उन सभी प्रॉब्लम से बचाएगा जो वो खुद पैदा करती है। लेकिन निको को इस प्रोफेसी के बारे में कुछ पता ही नहीं और वो तो अभी भी अपने फर्स्ट और ओनली क्रश पर गाने गाती घूम रही है। और अगले दिन मोड़ी और निको स्कूल के लिए निकलते हैं और निको बहुत ही एक्साइटेड है क्योंकि वो अपनी नॉर्मल पढ़ाई फिर से शुरू कर रही है और क्योंकि वो दोनों एक ही क्लास में हैं। लेकिन उसकी ये एक्साइटमेंट मोड़ी के लिए सीधे सीधे परेशानी का संकेत है और इसलिए मोड़ी उससे कहता है कि उन्हें प्राइवेट में बात करनी चाहिए। और निको तुरंत फुल डुलुलु मोड में चली जाती है ये सोचकर कि मोड़ी उसे कन्फेस करने वाला है। लेकिन मोड़ी तो बस उसे ये मना ही करता है कि वो क्लास में किसी को ये ना बताए कि वो एक विच है। और फिर वो क्लासरूम में जाते हैं और उनकी होमरूम टीचर यूरी सभी स्टूडेंट का स्वागत करती है और वो अंदर से हार्डकोर डिजेनरेट वीव है, लेकिन स्टूडेंट्स के सामने कूल बनने का नाटक करती है। और वो अनाउंस करती है कि पहले दिन सबको अपना इंट्रोडक्शन देना चाहिए और क्लास के सभी अजीब लोग एक एक करके अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और मोड़ी उनके बारे में नोट्स बनाने लगता है। लेकिन वो एक नाम गलत लिख देता है और उसे मिटाते समय उसकी इरेजर टूट जाती है और निको को ये क्यूट लगता है और वो उसकी मदद करने के लिए एक मैजिक स्पेल करती है जो चीज़ों को बड़े आकार में करता है। और हम सब जानते हैं कि ज़्यादातर लड़के इस स्पेल को कहाँ इस्तेमाल करना चाहेंगे। वो मोड़ी की इरेजर के ऊपर स्पेल डालना चाहती है, लेकिन उसकी स्टॉर्म ट्रूपर एमबॉट एक्यूरेसी से धोखा दे देती है और स्पेल मोड़ी के हेयर स्पाइक पर लग जाती है जो अब बड़ा होकर फुल्ली ग्रोन हंटर एक्स हंटर वाले गॉन जैसा दिखने लगता है। और यूरी एक वीव होने के नाते तुरंत वही रेफरेंस मार देती है और निको पैनिक करने लगती है और स्पेल कैंसिल करने के लिए उसे फिर से उसी जगह स्पेल डालना होता है। लेकिन वो इस बार मोड़ी के चेहरे पर स्पेल मार देती है और उसे एक बॉबल हेड में बदल देती है और मोड़ी को अभी तक कुछ पता ही नहीं चला है। और निको तीसरी बार एम करती है, लेकिन स्पेल उसके सिर की जगह उसके बाएं हाथ पर लग जाती है और वो उसकी बाईं हाथ जितनी बड़ी हो जाती है। और तभी यूरी उसे उसका नाम लेकर बुलाती है कि आकर अपना इंट्रोडक्शन दे और अपना हाथ छुपाने के लिए मोड़ी को मजबूरी में एक ऐसे डूडू 6 ग्रेडर की तरह एक्ट करना पड़ता है जो सोचता है कि उसके पास सुपर पावर्स हैं और उसे पता है कि उसका स्कूल लाइफ अब बर्बाद होने वाला है। और इंट्रोडक्शन खत्म होने के बाद वो अपना बड़ा सा हाथ निको के डेस्क पर रख देता है ताकि वो उसे ठीक कर दे। लेकिन जैसे ही निको स्पेल डालने लगती है यूरी उसका नाम पुकारती है और निको रिफ्लेक्स में खुद की ओर उंगली कर देती है जिससे वो अचानक हल्क की तरह बड़ी बन जाती है। और साथ ही पूरे क्लास के सामने ये रिवील हो
हो जाता है कि वो एक विच है और मोरी को डिसअपॉइंटमेंट होती है कि वो ये क्लास से सीक्रेट नहीं रख पाए। लेकिन पता चलता है कि निको की मदर ने पहले ही स्कूल को उसकी आइडेंटिटी बता दी थी और निको फिर भी नर्वस रहती है और मोरी सोचता है कि शायद उसे नए दोस्त बनाने में प्रॉब्लम होगी। लेकिन स्कूल खत्म होने पर दो लड़कियां क्यूकुमी और कड़ा उसे लंच के लिए इन्वाइट करते हैं और निको बहुत एक्साइटेड हो जाती है और मोरी के अप्रूवल के बाद वो उनके साथ चली जाती है और रास्ते में वो कुछ वानाबी गैंगस्टर से टकराते हैं। लेकिन कड़ा उनको इग्नोर करने को कहती है और निको इम्प्रेस होती है कि कड़ा कितनी कूल और डिपेंडेबल है। लेकिन जैसे ही वो कैफे के अंदर जाते हैं कड़ा साय हो जाती है और वो निको की मैजिक के बारे में पूछती है और निको प्राउडली बताती है कि वो बहुत सारे स्पेल जानती है और वो ये भी बताती है कि वो उसकी पहली बार फ्रेंड्स के साथ बाहर आने की एक्सपीरियंस है और क्यूकुमी बताती है कि उसके लिए भी यही पहली बार है और मिडिल स्कूल में उसकी लुक्स वैसी ही थी जिनसे हार्डकोर वेव डर जाते हैं। लेकिन कड़ा उसकी फ्रेंड बनी और उसे बचाया और कड़ा शर्मिंदा हो जाती है जब क्यूकुमी उसके बारे में ज्यादा बोलने लगती है और इसलिए वो टॉपिक बदलकर वही पूछती है जिसमें उसे सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है, मोरी। और वो पूछती है कि क्या निको और मोरी डेटिंग कर रहे हैं क्योंकि वो दोनों कपल जैसे दिखते हैं और निको इसे मना करती है लेकिन बताती है कि वो साथ में रहते हैं और ये सुनकर कड़ा स्टिमुलेशन से फटने ही वाली हो जाती है। और अब जब निको ने हम डेटिंग नहीं कर रहे हैं ये बोल दिया है तो कड़ा को लगता है कि उसे भी मोरी के जैसा हैंडसम हंक पाने का चांस मिल सकता है। लेकिन निको को कोई और लड़की मोरी के करीब नहीं चाहिए तो वो तुरंत कह देती है कि मोरी बिल्कुल भी कूल नहीं है। और इसी बीच पहले वाले वही गुंडे कैफे की ओर बढ़ रहे हैं लड़कियों को सबक सिखाने के लिए। लेकिन मोरी तो बैटमैन की तरह पहले से ही उनको देख रहा होता है और वो तुरंत उनको कूट देता है ताकि वो निको को अपने पहले फ्रेंड्स के साथ बिताए जा रहे मोमेंट्स को खराब ना कर सके। और अगले दिन आधी क्लास निको के आसपास इकट्ठा हो जाती है क्योंकि आखिरकार उनकी क्यूरियोसिटी ने उनके डर के ऊपर जीत हासिल कर ली। और दूसरी तरफ क्लास के सभी अजीब लोग मोरी के आसपास जमा हो गए हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि वो विच उन पर मैजिक इस्तेमाल करे और उनको सुपर सेंस में बदल दे। और तभी कड़ा वहाँ आती है और निको से कहती है कि वो उन्हें थोड़ा मैजिक दिखाए और निको एक स्पेल इस्तेमाल करती है जो ग्रेविटी को साइडवेज कर देता है और मोरी के पास उसे रोकने का भी टाइम नहीं होता और निको स्पेल इस्तेमाल कर देती है जिससे उनका क्लासरूम इन्फिनिटी कैसे में बदल जाता है और उनके टीचर को मिनी हार्ट अटैक दे देता है। और खैर सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और क्लास शुरू होती है और यूरी कहती है कि पहला पीरियड रिक्रिएशन का है और वो तय कर सकते हैं कि क्या करना है। और काड़ा सुझाव देती है कि निको उनको और मैजिक दिखा सकती है और सभी लोग उसी आइडिया पर कूद पड़ते हैं और निको भी शो ऑफ करने के लिए एक्साइटेड है और इसलिए वो सबको प्लेग्राउंड में ले जाती है जहाँ वो एक ऐसा बैरियर बनाती है जिसके अंदर नॉर्मल लोग भी उड़ सकते हैं और मोरी बस डिसबिलीव में उसे घूरता रहता है। और जब निको बैरियर एक्टिवेट करती है और पूरी क्लास अचानक अपने सपने को जीने लगती है और कुछ देर बाद मोरी निको से पूछता है कि क्या वो ठीक है क्योंकि बैरियर को बनाए रखने में वो बहुत सारा मैजिक पावर इस्तेमाल कर रही है। और निको उसे बताती है कि वो संभाल सकती है और उसे हमेशा लगता था कि वो स्पेशल है क्योंकि उसके पास मैजिक है। लेकिन उसे ये भी अनफेयर लगता था कि दूसरों के पास नहीं है और इसलिए वो अपनी पूरी कोशिश करना चाहती है कि बाकी लोग भी थोड़ा स्पेशल महसूस करें। और वो मोरी से कहती है कि उसे भी सबको बताना चाहिए कि वो एक ओगर है जिसके पास कूल पावर है। लेकिन मोरी को याद आता है कि बचपन में उसने इसी वजह से अपने दोस्त खो दिए थे और जब वो सोच रहा होता है कि कोई उसे कूल नहीं समझेगा और तभी एक डिलीवरी ट्रक बैरियर के अंदर आता है और उन्हें लगता है और ड्राइवर ट्रक को कंट्रोल नहीं कर पाता और वो बैरियर से बाहर गिरता है। लेकिन जमीन पर गिरने से पहले मोरी उसे सुपर हीरो की तरह पकड़ लेता है और नीचे उतार देता है और स्टूडेंट्स ये देखकर स्टन रह जाते हैं और मोरी से पूछते हैं कि उसने ऐसा कैसे किया। और निको कहने की कोशिश करती है कि ये उसका मैजिक था लेकिन मोरी तय करता है कि उसे अपनी असली पहचान बतानी चाहिए और उसे लगता है कि लोग उसे डरेंगे। लेकिन उल्टा वो लोग कहते हैं कि वो बहुत कूल है और काश उनके पास ऐसी पावर होती। और मोरी हैरान हो जाता है क्योंकि उसे बिल्कुल भी ये उम्मीद नहीं थी और उसे एहसास होता है कि उसकी क्लास बेवकूफ़ों से भरी है जो कुछ भी मान लेंगे। और दूसरी तरफ निको की मदर अबुकी एक और प्रोफेसी के ऊपर काम कर रही है और वो अपनी पावर को चैलेंज करके एक मैजिक बुक को एक्टिवेट करती है जो कुछ नंबर्स बोलती है और उन्हीं पेज नंबर्स पर जाकर और दिए हुए वर्ड्स को पढ़कर अबुकी को अगली प्रोफेसी मिलती है जिसमें लिखा है कुत्ता और बारिश की बूंदें तबाही लाएंगी। और अब मोरी के घर में वो आराम से अपने न्यू मग में कॉफी पी रहा होता है जिसे निको ने उसे गिफ्ट किया था। और तभी वो नीचे आती है अपने स्लीव वेयर में और वो अपने इनोसेंट चार्म से मोरी को सेड्यूस करने की कोशिश करती है लेकिन वो उसे डांट देता है कि वो आलसी हो रही है और अभी तक तैयार नहीं हुई। और जब वो अपने कमरे से बाहर आती है निको डिसअपॉइंटमेंट होती है और सोचती है कि मोरी को उसका फैशन सेंस पसंद नहीं है और इसलिए वो कुछ नए कपड़े लेने की सोचती है। लेकिन स्टोर जाकर पैसे खर्च करना बहुत एफर्ट है और इसलिए वो मैजिक इस्तेमाल करते हुए मैगजीन में दिख रहे आउटफिट्स को कॉपी करने का फैसला करती है और अनफॉर्चुनेटली वो मैजिक से आउटफिट के उसी हिस्से पर काम करती है जो उसे दिख रहा होता है और इसलिए पीछे का हिस्सा पूरी तरह से सी थ्रू हो जाता है और निको इससे एम्बेरस होती है। लेकिन फिर भी वो मोरी को इम्प्रेस करने के लिए नीचे जाती है पूरे टाइम क्रैब्स की तरह चलती हुई ताकि अपने पीछे साइड को कवर कर सके। और मोरी सोचता है कि वो बाहर जाने के लिए ड्रेसअप करना चाहती है और निको उस पर भड़क जाती है कहते हुए कि वो बस उसे ये ड्रेस दिखाना चाहती थी। और मोरी कहता है कि वो अच्छी दिख रही है लेकिन अपने नॉर्मल कपड़ों में और भी अच्छी लगती है। और ये सुनकर निको इतनी खुश हो जाती है कि वो अपने पीछे की साइड भूल जाती है और भागकर अपने कमरे में बदलने जाती है और मोरी सब देख लेता है और दोनों फ्रीक आउट हो जाते हैं।
लेकिन निको जल्दी से अपने रेगुलर कपड़ों में बदल जाती है और वो उससे पूछती है कि अब वो कैसी लग रही है। और मोरी बताता है कि उसका दिल तेज नहीं चल रहा और क्योंकि वो अच्छी लग रही है, बल्कि इसीलिए कि वो 1920 के एंटीक कपड़े पहनकर आई है। और निको शॉक रहती है ये जानकर कि मोरी विंटेज कपड़ों का नर्ड है और इसलिए यही वजह है कि वो निको को उसके यूजुअल विंटेज स्टाइल कपड़ों में ज्यादा पसंद है, उसकी ग्रेट ग्रैंडमा के कपड़ों की तरह। और बाद में उसे उसकी मदर से एक बड़ा डिलीवरी मिलता है जिसमें ज्यादातर उसकी फेवरेट मांगास होती हैं। और उसके साथ मोरी के लिए भी एक पार्सल आता है जिसमें अबुकी का एक लेटर होता है जिसमें वो उसे शुक्रिया कहती है कि उसने उसकी बेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। और वो उसे विचेस की होली लैंड की लोकेशन बताती है जो असल में जापान में ही है। और वो बताती है कि प्रोफेसीज बहुत ज्यादा मैजिक कंज्यूम करती हैं और इसलिए वो अपनी मैजिक पावर इकट्ठा कर रही है। और जब तक कि उसे निको की मदद करने का कोई तरीका ना मिल जाए, वो चाहती है कि मोरी निको का ख्याल रखता रहे। और ये पढ़कर मोरी खुद को एक रिस्पॉन्सिबल पेरेंट महसूस करता है और वो निको को उसका सामान अंदर ले जाने में मदद करने से मना कर देता है। और वो कहता है कि वो इसे खुद करे और उसे मैजिक का इस्तेमाल करके चीजों को हल्का करने वाले स्पेल्स का इस्तेमाल करने से रोकता है। और निको एक और स्पेल ढूंढ लेती है जो उसे बिना किसी साइड इफेक्ट के 2 गुना सामान उठाने में मदद कर सकता है। और बाद में वो खुद का क्लोन बनाकर काम आसान करना चाहती है, लेकिन ऐसा करने में वो अपनी आधी साइज की हो जाती है और उसकी आधी ब्रेन सेल भी खत्म हो जाती हैं। और इस तरह हर क्लोन के पास बस एक ही ब्रेन सेल बचती है। और मोरी कहता है कि ये ज्यादा एफिशिएंट है, लेकिन दोनों निको को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो एक बॉक्स हाथ में उठाने लगती हैं। और फिर वो एक जीनियस आइडिया लाती हैं कि क्लोनिंग मैजिक दोबारा करके 4 निको बन जाएं। और इस बार टाइनी निको के पास आधी ब्रेन सेल ही बचती है और वो सब खुश होकर एक एक बॉक्स उठाकर लाने लगती हैं। और मोरी तंग होकर खुद ही सारे बॉक्सेस अंदर रख देता है और निको स्कॉट खुश होती है कि काम कितने आसानी से हो गया। और मोरी उनको तुरंत नॉर्मल होने के लिए कहता है, लेकिन वो बताती हैं कि थोड़ा टाइम लगेगा। और इसी बीच मोरी फिर से अबुकी का लेटर पढ़ने लगता है और उसे उसकी नई प्रोफेसी का हिस्सा मिलता है जिसमें कहा होता है कि डॉग और रेन वाटर डिजास्टर लाएंगे। और तभी उसे टाइनी निको की चीख सुनाई देती है जब एक कुत्ता उसके पीछे भाग रहा होता है। तो मोरी उसे बचाने के लिए दौड़ता है और उसे बचाते हुए खुद कुत्ते से कटवा लेता है और वो कुत्ते के केयरलेस ओनर को डिस्ट्रेयर देता है। और छोटी निको उसे घेर कर रोने लगती हैं और थोड़ी देर बाद वो फ्यूज होकर नॉर्मल निको बन जाती हैं और अपनी गलती समझकर मोरी से माफी मांगती है। और वो कहता है ठीक है, क्योंकि वो चोटिल नहीं हुई। और निको फिर उसके लिए कॉफी बनाने जाती है और मोरी फिर अबुकी का लेटर निकालता है और साथ में भेजा हुआ एक मैजिक सर्कल देखता है। और वो बताती है कि प्रोफेसी में बताए गए डिजास्टर के गुजरने के बाद ये मैजिक सर्कल गायब हो जाएगा और इसलिए तब तक मोरी को सावधान रहना चाहिए। और जल्दी ही बारिश शुरू हो जाती है, लेकिन निको रेड बीन पेस्ट खरीदने जाने का फैसला करती है क्योंकि ये उसके माना रिफिल करने का सबसे अच्छा तरीका है। और मोरी प्रोफेसी को सीक्रेट रखते हुए उसकी रक्षा करने के लिए उसके साथ जाता है और अचानक वो निको से अम्ब्रेला के अंदर आने को कहता है और निको का दिल तेजी से धड़कने लगता है और कड़ा उनको एक साथ अम्ब्रेला शेयर करते हुए देख लेती है जिससे निको और खुश हो जाती है। और फिर वो एक सुनसान जगह पहुंचते हैं और निको को पूरा यकीन होता है कि मोरी यहाँ उसे कन्फेस करने वाला है, लेकिन वो बस उसे पीछे हटने को कहता है और स्टॉकर को सामने आने को कहता है। और कोइंसिडेंटली डॉग मास्क पहनकर एक आदमी बाहर आता है और मोरी सतर्क हो जाता है, लेकिन निको उस मास्क को पहचान लेती है। वो वंडर है, उसके फेवरेट एनिमे का मेन कैरेक्टर। और मोरी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसे लग जाता है कि स्टॉकर स्ट्रांग है और दोनों अचानक लड़ने लगते हैं। और तभी स्टॉकर एक मैजिक स्टाफ निकालता है और विंड कंट्रोल करके मोरी को दूर धकेल देता है और मोरी भी पीछे नहीं हटता और वो एक पावरफुल शॉक वेव भेजता है और स्टॉकर उसे ब्लॉक कर देता है, लेकिन वो सिर्फ एक दिखावा था। मोरी पहले ही उसके पीछे पहुंच चुका होता है और उसे पकड़ लेता है और वो मास्क हटाता है। और हैरानी की बात यह है कि वो कोई ऐसा निकलता है जिसे निको जानती है और निको उसे कैन के नाम से इंट्रोड्यूस कराती है, एक टेंगो या माउंटेन स्पिरिट, जिसे वो अपने ट्रेनिंग डेज से जानती है। और कैन निको को देखकर इमोशनल हो जाता है और मोरी को बताता है कि वो बस उसकी स्ट्रेंथ टेस्ट कर रहा था ताकि वो ये देख सके कि मोरी निको को प्रोटेक्ट करने के लायक है भी या नहीं। और फिर वो कहता है कि वो भी अब निको की रक्षा करेगा। और थोड़ी देर बाद वो मोरी के घर पहुंचते हैं और कैन पूरे टाइम निको से बातें करते रहता है बिना मोरी की तरफ देखे, जिससे मोरी अंदर ही अंदर जेलस हो जाता है। और ऊपर से कैन इतनी हिम्मत करता है कि एक और हैमबर्गर मांग लेता है और मोरी गुस्से में एक उबलता हुआ हैमबर्गर पैटी उसके चेहरे के ऊपर गिरा देता है और इससे कैन भड़क जाता है, लेकिन मोरी को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो बस पूछता है कि अगर कैन भी निको की रक्षा करने आया है तो वो आखिर छुप क्यों रहा था। और कैन जवाब देने से इनकार कर देता है और मोरी निको से कहता है कि बात करो, नहीं तो वो करेगा। और निको दोनों लड़कों की लड़ाई से पहले ही परेशान हो चुकी होती है और इसीलिए वो कैन की अम्ब्रेला को जिंदा कर देती है ताकि वो उसकी जगह बोल सके। और अम्ब्रेला बताती है कि ओगर्स और टेंगो का रिश्ता हमेशा से खड़ा हो रहा है, लेकिन हाल ही में चीजें सामान्य हो गई है और मोरी को इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। और यही बात कैन को चिढ़ा देती है और वो बताता है कि ओगर्स ने कभी टेंगो की परवाह नहीं की और ऊपर से टेंगो ही हैं जो जरूरत से ज्यादा केयर करते हैं। और वो नॉन स्टॉप बोलने लगता है कि उसका फादर इस बात से जलता है कि लिटरेचर और एनिमे में ओगर्स और डीमंस तो बहुत फेमस हैं, लेकिन टेंगो को कोई अटेंशन ही नहीं देता।
और मोरी उसे लगाम लगाने के लिए कहता है और सीधे उसे मुद्दे पर आने के लिए कहता है। और केन बताता है कि वो निको को अकेले ही प्रोटेक्ट करके फेम और ग्लोरी पाना चाहता था और निको उसे इसके लिए शुक्रिया कहती है। लेकिन तभी केन की अम्ब्रेला उसकी असली सच्चाई उगल देती है और वो ये काम इसीलिए कर रहा है क्योंकि उस पर अबुकी का बहुत बड़ा कर्ज है। और केन अम्ब्रेला को चुप कराता है और मान लेता है कि उसने फोर्टनाइट स्किन खरीदने के लिए अपना सारा पैसा उड़ा दिया था और अब निको चाय बनाने जाती है। और तभी केन मोरी को अबुकी की एक और प्रोफेसी देता है जिसमें लिखा है कि दुश्मन स्कूल के अंदर है। और मोरी ये पढ़कर घबरा जाता है और केन उसे बताता है कि इस बात का पता निको को बिल्कुल ना चले वरना उसका डर उसे डार्क साइड में ले जा सकती है। लेकिन जैसे ही निको लौटती है केन फिर से मोरी का राइवल मोड ऑन कर देता है और मोरी उसे घर से निकलने को कहता है और केन उसे रेसिस्ट कह देता है। और मोरी कहता है कि वो टेंगू के बारे में इतना सोचता ही नहीं कि उनसे नफरत करे। और ये सुनकर केन रोता हुआ वहाँ से भाग जाता है और निको इससे खुश नहीं होती। लेकिन फिर उसे एक आइडिया आता है और वो स्नैक्स के ऊपर एक स्पेल डालती है जिसे अगर 2 लोग खाए तो वो अच्छे दोस्त बन जाते हैं। और स्पेल केवल पहले पर्सन के ऊपर काम करती है और इसीलिए निको चाहती है कि मोरी उसे केन से पहले खा ले और वो इसमें कामयाब हो जाती है। लेकिन फ्रेंडशिप की जगह मोरी के अंदर कुछ और ही फीलिंग जाग जाती है और एनिमे का जॉनरा पल भर में बदल जाता है और मोरी केन के कंधों पर हाथ रखने के मूड में आ जाता है। और केन को ओगर का ध्यान तो चाहिए था लेकिन इतना नहीं और वो मोरी को धक्का देकर भाग जाता है। और बाहर उसे कुछ बच्चे बैलून के साथ दिखते हैं जो पेड़ में फंस चुका होता है और वो बैलून उनको दे देता है। लेकिन स्नैक्स नीचे गिर जाते हैं और बच्चे उन्हें खाते हैं और फिर वही फीलिंग का चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है। और तभी मोरी भी वहाँ पहुँच जाता है और सब एक लंबी चेन बनाकर कंधों पर हाथ रख देते हैं। और स्पेल का असर खत्म होते ही मोरी और केन निको को डांटते हैं और वो माफी मांगती है। लेकिन तभी डोरबेल बजती है और उसे उसके मदर से आया एक और पार्सल मिलता है और कुछ ही देर में लड़के उसकी चीख सुनते हैं और भागकर देखते हैं कि निको जादुई कपड़ों के कारण एकदम फ्रीज हो गई है। और वो कहती है कि पार्सल में कुछ कपड़े थे और उसने पहनकर देखना चाहा और वो उसी पर लॉक हो गए। और मोरी समझ जाता है कि ये प्रोफेसी वाले एनिमे का काम है और वो कपड़ों को हटाने की कोशिश करता है। और तभी कपड़ों पर आंखें आ जाती हैं बिल्कुल वहीं पर जहाँ कोई भी लड़का आई कांटेक्ट मिस नहीं करना चाहेगा। जादुई ड्रेस कहती है कि अगर जबरदस्ती की तो वो निको को क्रश कर देगी और वो निको को लेकर उड़ जाती है। और मोरी उसका पीछा करना चाहता है लेकिन केन उसे रोक देता है कि आसमान में एनिमी का पीछा करना बेकार है। और वो एक बेहतर आइडिया देता है और पूरा इताची मोड ऑन करके पूरे शहर के कौवों को समन कर लेता है ताकि वो निको को ढूंढ सके। और एक कौवा उनको उसकी लोकेशन दिखा देता है लेकिन वो अभी भी बहुत दूर होती है। और तभी केन की अम्ब्रेला भी आ जाती है क्योंकि उसे भी ग्रुप का हिस्सा बनना है। और मोरी को एक आइडिया आता है केन अपने विंड कंट्रोलिंग स्टाफ से हवा दे और वो अम्ब्रेला को पैराशूट की तरह इस्तेमाल करके हवा में ज़्यादा देर टिक सके। और मैजिक ड्रेस खुद को बचाने के लिए रॉक सॉलिड बन जाती है और यही उसकी सबसे बड़ी गलती होती है। और मोरी एक जोरदार पंच से ड्रेस को चूर चूर कर देता है निको को बिना फिजिकल चोट पहुंचाए। और इमोशनल और मेंटल चोट की बात अलग है क्योंकि उसके कपड़े फट चुके होते हैं। लेकिन निको को पैनिक करने का वक्त नहीं मिलता क्योंकि निको और मोरी दोनों ही नीचे गिर रहे होते हैं। और केन एक और तेज हवा का झोंका उनकी तरफ भेजता है और निको को धीरे से जमीन पर उतार देता है जबकि मोरी जोरदार क्रैश के साथ नीचे गिरता है केन पर चिल्लाते हुए और उसे कमीना कहते हुए। और फिर मोरी जादुई कपड़ों के टुकड़े उठाता है लेकिन अब वो साधारण कपड़ा बन चुके होते हैं। और मोरी सोचता है कि अटैकर की असली प्लानिंग क्या थी। और दूसरी तरफ निको विजिबली डर गई होती है क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ था कि वो बिना अपनी गलती के खतरे में पड़ी। और मोरी उसे शांत होने को कहता है और कहता है कि अब वो और ज्यादा सावधान रहेंगे। और केन आकर दिखाता है कि मैजिक सर्कल अभी तक गायब नहीं हुआ है यानी प्रोफेसी वाली ट्रेजेडी अभी हुई ही नहीं। और अब तक निको भी समझ चुकी होती है कि कोई उसे टारगेट कर रहा है। और अचानक केन ऐलान करता है कि वो भी अब उनके साथ रहने आ जाएगा क्योंकि इससे निको की सिक्योरिटी बढ़ जाएगी। और मोरी दूसरे रूममेट के मूड में बिल्कुल नहीं होता लेकिन तभी केन की अम्ब्रेला उसकी पोल खोल देती है कि वो अब तक एक अपार्टमेंट में रह रहा था और उसकी फाइनेंशियल हालत काफी खराब है। और मोरी उसे पैसे के मामले में केयरलेस होने के लिए डांटता है और केन अम्ब्रेला को ही सारी गलती देता रहता है। लेकिन निको दोनों से कहती है कि झगड़ा मत करो और एक दूसरे के साथ मिलकर रहना सीखो। और वो मोरी को बताती है कि केन को बस थोड़ी सी अटेंशन चाहिए और उतना ही काफी है। और वो जानती है कि उसके अलावा दोनों के कोई दोस्त नहीं है और चाहती है कि वो एक दूसरे के दोस्त बने। और कुछ ही समय बाद केन मोरी के घर में रहने लगता है और कुछ ही दिनों में वो अपने लेवल 99 एक्सट्रोवर्ट स्किल की वजह से पूरे मोहल्ले में सबका दोस्त बन जाता है। और कुछ दिनों बाद हाड़ा नाम का एक लड़का निको के पास एक अजीब सा रिक्वेस्ट लेकर आता है और वो कहता है कि वो अटेंशन पसंद नहीं करता इसलिए निको उसे इनविजिबल बना दे। और मोरी और केन से सलाह देते हैं कि वो अपने प्रॉब्लम से भागे नहीं लेकिन निको दोनों को बेवकूफ़ कहती है क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि हाड़ा को पुरानी पेट की समस्या है और उसे इनविजिबिलिटी इसलिए चाहिए ताकि वो क्लास के दौरान बिना नोटिस हुए वॉशरूम जा सके। और मोरी उसे ग्रो अप कहता है और टीचर को बताने की सलाह देता है लेकिन हाड़ा बताता है कि उसके साथ राजेश के कारण पहले बहुत मजाक हुआ है और वो ट्रॉमा से गुजरता है। और बात करते करते मोरी नोटिस करता है कि निको अभी यही थी पर अचानक गायब लग रही है। और जैसे ही निको हाथ की पोजीशन बदलती है वो अचानक सभी को दिखने लगती है और वो बताती है कि ये स्पेल पर्सन की प्रेजेंट को बहुत कम नोटिसेबल बना देती है और हाड़ा के लिए बिल्कुल परफेक्ट है
क्योंकि वो इसे हाथ के जेस्चर से ऑन ऑफ कर सकता है। और बाद में हारा को अचानक लगता है कि उसका पेट फटने वाला है और वो स्पेल ट्राई करता है और जैसे ही वो हाथ क्रॉस करता है कोई उसे नोटिस नहीं करता, यहाँ तक कि अपने डेस्क से टकराने पर भी नहीं। और नर्वस होकर वो वॉशरूम की तरफ भागता है, पर फिजिकल एजुकेशन का गोरिल्ला बिल्ड टीचर उसे अपने इंस्टिंक्ट से महसूस कर लेता है और हारा घबरा जाता है। और तभी मोरी उसकी मदद करने के लिए आता है और अपना प्रेजेंस छुपाकर गोरिल्ला टीचर का ध्यान अपनी तरफ ले लेता है और हारा उसका शुक्रिया कहकर वॉशरूम में घुस जाता है। लेकिन जैसे ही वो स्पेल हटाकर अपना काम शुरू करता है कुछ लड़के अंदर आते हैं और मजाक उड़ाने के बजाय वो उससे कहते हैं कि वो अपना ध्यान रखे और चले जाते हैं। और ये देखकर हारा को एहसास होता है कि वो बेवजह डर रहा था। और बाद में वो निको को शुक्रिया करता है और कहता है कि अब वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहेगा। और तभी निको के स्टाफ का मैजिक स्टोन चमकने लगता है और वो बताती है कि हर न्यू विश को एक ब्लू मैजिक स्टोन मिलता है और जैसे जैसे उनको लोगों का ट्रस्ट मिलता है वो स्टोन वाइट होने लगता है जब तक कि वो पूरी तरह ट्रेन विच ना बन जाएं। और हारा की ग्रेटिट्यूड ने निको को थोड़ा लेवल अप करा दिया था और निको उसका शुक्रिया करती है, लेकिन उन्हें पता नहीं चलता कि पास के पेड़ पर खड़ी एक मिस्टीरियस लड़की उनको ध्यान से देख रही है। और बाद में जब मोरी और बाकी लोग स्कूल से घर जा रहे होते हैं एक बुजुर्ग आदमी उनसे मदद मांगता है। एक बिल्ली उनके कार के नीचे बैठी है और हट नहीं रही और मोरी बस कार उठाकर एक तरफ कर देता है और बिल्ली भाग जाती है। और ये देखकर सब लोग उसकी ताकत से बिल्कुल प्रभावित हो जाते हैं। और जैसे ही वो घर पहुंचते हैं लोग मोरी की ताकत की तारीफ करते हैं और कुछ लड़कियां उससे अपने गार्डन से पेड़ हटाने को कहने लगती हैं। और मोरी को समझ नहीं आता और वो बोल देता है कि वो कोई गार्डनर नहीं है और उसे पता भी नहीं चलता कि लड़कियां पेड़ हटवाना नहीं बल्कि उसे सीड लगाने के लिए बुला रही थी। खैर वो अपने दोस्तों के साथ घर की तरफ चलता है और उधर वही बिल्ली अचानक से बदलकर वही स्टॉकर विच में बदल जाती है जिसे वो पहले पेड़ के पास देख चुके थे और उसका नाम नीमो मियाओ है। और वो दूर से ही मोरी को घूरती रहती है और वो पक्का कर चुकी है कि उसे मोरी को अपना फैमिलियर बनाना है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो बहुत ज्यादा शाई है और लड़कों से बात करना तो दूर उनके पास जाना भी मुश्किल हो जाता है। और इधर निको और कैन दोनों जलस महसूस कर रहे हैं कि मोरी को सब इतना अटेंशन क्यों दे रहे हैं। और तभी उन्हें पता चलता है कि एक बिल्ली उनका पीछा कर रही है और नीमो घबरा जाती है क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि वो पकड़ी जाएगी। और निको और कैन कोशिश करते हैं उसे पकड़ने या उसके साथ खेलने की, लेकिन वो हॉस्टाइल रहती है और उसका असली मकसद सिर्फ मोरी के पास पहुंचना है क्योंकि वो उसकी ताकत जानती है। और सोचते सोचते वो अनजाने में मोरी के घर तक पहुंच जाती है और यहाँ तक कि वो अंदर भी घुस जाती है। और घर के अंदर पहुंचकर नीमो के तो हाथ पैर फूल जाते हैं कि अब क्या करे। और तभी निको उसे पकड़ने आती है और फिर कैन उसे पकड़ने दौड़ता है जिससे वो घबराहट में इधर उधर भागने लगती है। और भागते भागते वो सीधे जाकर मोरी की गोद में गिर जाती है और उसी पल उसकी धड़कन एक पल के लिए रुक जाती है। और मोरी उसे उठाकर अपने दोस्तों को दिखाता है कि बिल्ली को सही तरीके से कैसे पेट किया जाता है। और मोरी की जेंटल पेटिंग से नीमो पूरी तरह पिघल जाती है और पहली बार वो इतना सेफ और कंफर्ट महसूस करती है कि पूरी तरह बेफिक्र होकर खुद को उसके हाथों में ढीला छोड़ देती है। लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी गलती बन जाती है क्योंकि जब वो गहरी नींद में चली जाती है वो जानती है कि बिल्ली के रूप में सोकर उठने के बाद वो इंसानी फॉर्म में बदल जाएगी। और अगर ऐसा हुआ तो मोरी जरूर सोचेगा कि वो कोई थर्की स्टॉकर है। लेकिन मोरी की हाथ की गर्माहट और सॉफ्टनेस उसे सोने से रोक नहीं पाती और नीमो उसकी गोद में ही सो जाती है। और कुछ देर बाद जब वो जागती है और अचानक कैन की चिल्लाहट सुनकर डर जाती है कि शायद वो पकड़ी गई। लेकिन कैन तो सिर्फ एक नया इंसानी एक्शन फिगर जैसा टॉय ढूंढकर एक्साइटेड था और मोरी और कैन दोनों उसी टॉय को देख रहे होते हैं। और हालात का फायदा उठाते हुए नीमो चुपचाप घर से बाहर निकल जाती है बिना पकड़े गए। और कुछ दिनों बाद निको एक लड़की के ब्रेसलेट पर गुड लक चार्म डालती है ताकि उसे अपने क्रश को प्रपोज करने में सक्सेस मिले। और इससे निको के दिमाग में आता है कि उसे भी अब बॉयफ्रेंड चाहिए। और अगली बार जब वो मोरी के साथ चल रही होती है वो सीक्रेटली उम्मीद करती है कि वो अचानक उससे प्यार का इजहार करेगा। लेकिन मोरी तो बस सिंपली उससे पूछ लेता है कि उसका वेट कितना है और वो चेक करना चाहता था कि वो ठीक है या नहीं। और निको गुस्सा हो जाती है लेकिन तुरंत ही उसे नोटिस होता है कि आसपास की लड़कियां मोरी को देखकर मुस्कुरा रही हैं। और निको का गुस्सा जेलसी में बदल जाता है और कैन ये बात समझ जाता है और घर पर उससे पूछता है कि क्या वो मोरी को पसंद करती है। और निको एकदम घबराकर बोलने लगती है कि मोरी तो बहुत बोरिंग और क्लूलेस है। लेकिन कैन समझ जाता है कि वो उसे पसंद करती है और कैन उसे समझाता है कि उसे थोड़ा स्टाइलिश और आकर्षक दिखना होगा। और उसी समय टीवी पर एक हेयर प्रोडक्ट का ऐड आता है और कैन को एक आइडिया मिलता है और वो कहता है कि अगर निको के बाल हवा में खूबसूरती से सोए करेंगे तो मोरी जरूर उस पर ध्यान देगा। और दोनों एक परफेक्ट प्लान बनाते हैं स्कूल कॉरिडोर में। और लंच ब्रेक के दौरान निको पोजीशन लेती है और कैन अपना विंड स्टाफ लेकर खड़ा हो जाता है। और जैसे ही मोरी पास आता है निको सिग्नल देती है और कैन एक हल्की हवा का झोंका भेजता है और उसके बाल धीरे धीरे सोए होते हैं। लेकिन मोरी तो हैरानी से देखता है कि हवा तो है ही नहीं तो बाल कैसे उड़ रहे हैं। और निको डिसअपॉइंटेड हो जाती है और इसलिए वो कैन को हवा थोड़ा ज्यादा बढ़ाने को कहती है और कैन भी पावर बढ़ाता है। और अब निको ऐसी दिखती है जैसे वो सुपर सेंस ट्रांसफॉर्मेशन कर रही हो। और मोरी डर जाता है कि ये क्या हो रहा है। और तभी एक टीचर आती है और हवा के कारण उनके हाथों के पेपर उड़ जाते हैं जो असल में सभी लड़कियों के बॉडी मेजरमेंट्स थे। और पूरा स्कूल घबराहट में आ जाता है और मोरी दीवारों के ऊपर से दौड़ते हुए हर एक पेपर पकड़ लेता है बिना देखे कि उसमें क्या है। और लड़कियां चिल्लाकर उसका नाम पुकारती हैं और पूरी अटेंशन उसे मिलती है। और निको ये देखकर और भी दुखी और जलस हो जाती है क्योंकि उसका पूरा प्लान उल्टा पड़ गया।
और अगले दिन एक लड़का जिसका नाम इशी है निको को लंच ब्रेक या स्कूल ट्रिप के दौरान मिलने के लिए कहता है और निको ये बात अपनी गर्ल गैंग को बताती है और वो सब मानकर चलती हैं कि इसे उसे कन्फेस करने वाला है और निको को इस पर शक है। लेकिन कड़ा और क्यूकिमी उसे बताती है कि स्कूल ट्रिप वाली जगह पर एक मशहूर लवर्स ट्री है और अगर दो लोग उस पेड़ के नीचे साथ में लंच खाएं तो वो ऑटोमेटिकली डेटिंग शुरू कर देते हैं। और उधर कैन पूरे टाइम निको की बातें सुन रहा था और वो घर पहुंचते ही उसे बोलता है कि उसे मोरी को खुद कन्फेस करना चाहिए, वही लवर्स ट्री के नीचे। और ये सुनकर निको का दिमाग एकदम शॉर्ट सर्किट हो जाता है और वो सोचती है कि मोरी शायद उसे कभी पसंद नहीं करेगा, एक बेवकूफ लड़की जो हर काम खराब कर देती है और उसे पहले अपने मैजिक ट्रेनिंग पर ध्यान देना चाहिए, रोमांस पर नहीं। और कैन तुरंत उसकी बातों को बेकार बताकर रोकता है और निको मानती है कि वो बस इसीलिए डर रही है क्योंकि अगर उसने साफ साफ मोरी को कन्फेस किया और उसने उसे रिजेक्ट कर दिया तो उसका दिल टूट जाएगा। और कैन बताता है कि उसने एक बार मोरी से इस बारे में बात की थी और मोरी ने डेड आंखों के साथ कहा था कि वो सब निको का फैमिलियर और बॉडीगार्ड है और फीलिंग रखना उसके काम में बाधा डालेंगे। और निको ये सुनकर शर्म से लाल हो जाती है और सोचती है कि मोरी रोमांस के बारे में कभी सोचता भी नहीं। लेकिन कैन उसे समझाता है कि मोरी असल में सिंसियर है और वो अपनी फीलिंग छुपा रहा है और उसे पक्का है कि मोरी निको को अपने लिए बहुत प्रीसियस मानता है और बस उसे थोड़ा शेक किया जाए तो वो फीलिंग्स बाहर आ जाएंगी। और अब स्कूल ट्रिप का दिन आता है और रास्ते में निको मोरी को बताती है कि कोई लड़का उसे लवर्स ट्री के नीचे मिलने बुला रहा है और मोरी एकदम नॉर्मल एक्सप्रेशन देता है और कहता है कि वो उसे थोड़ी प्राइवेसी देना चाहता है और इसीलिए उसके साथ नहीं रहेगा। और निको पूछती है कि क्या उसे कोई प्रॉब्लम नहीं अगर वो किसी और लड़के को डेट करे और मोरी कहता है कि वो सिर्फ चाहता है निको अपनी स्कूल लाइफ एंजॉय करे जैसे एक नॉर्मल लड़की करती है। और ये सुनकर निको का दिल बैठ जाता है और वो वहाँ से चली जाती है और मोरी का मूड भी उसी समय गिर जाता है जब वो जाती है। और इसके बाद क्लास डेस्टिनेशन पर ब्रेक लेती है और मोरी एक लड़के को देखता है जिसकी पेपर बैग पर टारगेट जैसा निशान है और वो मजाक में पूछता है कि क्या उसे एयरफोर्स पसंद है। और लड़का केगो असल में हार्डकोर रीडर निकलता है और रॉक म्यूजिक्स और नीचे सब कल्चर्स का बड़ा फैन। और वो मोरी से मिलकर एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि मोरी का विंटेज सब फैशन उसी की पसंद का सब कल्चर है और दोनों इंस्टेंट दोस्त बन जाते हैं। और तभी एक लड़की मोरी के पास आती है और उससे अकेले में बात करने को कहती है और वो बिना किसी इमोशन के उसके साथ चल देता है। और उधर लवर्स ट्री पर निको नर्वस होकर इसी से मिलने पहुंचती है और वहां पहुंचकर पता चलता है कि वो जगह अकेले के लिए नहीं बल्कि रेलवे स्टेशन की तरह भीड़ भरी है और एक पूरी क्लास वहां पर खड़ी है। और निको सोचती है कि सब उसे कन्फेस करने आए हैं लेकिन असल में सब चाहते हैं कि वो उनके लिए गुड लक चार्म डाल दे ताकि ट्री के इफेक्ट के साथ उसका मैजिक जुड़ जाए और उनका कन्फेशन सफल हो जाए। और निको इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से इनकार कर देती है और वो छोटी होकर छुप जाती है और ब्रूम पर बैठकर भागने लगती है पर उड़ते उड़ते वो किसी की चेस्ट से टकराकर उसके पॉकेट में गिर जाती है और वो कोई और नहीं बल्कि मोरी होता है। और वो लड़की जो मोरी को बुलाकर लाई थी उससे सीधा पूछती है कि क्या वो उसका बॉयफ्रेंड बनेगा और पॉकेट में छुपी निको की धड़कनें तेज हो जाती हैं और वो जानना चाहती है कि मोरी क्या जवाब देगा। और मोरी शांत होकर जवाब देता है कि वो लड़की को जानता भी नहीं तो वो उसे डेट नहीं कर सकता। और लड़की पूछती है कि क्या उसे किसी और से रोमांटिक फीलिंग्स हैं और मोरी सीधे कहता है कि मुझे किसी से रोमांटिक फीलिंग नहीं है। और निको का दिल टूट जाता है लेकिन अगले ही पल मोरी कहता है कि लेकिन कोई है जो मेरे लिए बहुत प्रीसियस है। और निको को कैन की बात याद आती है कि मोरी उसे प्रीसियस मानता है और जिस तरह मोरी उस लड़की को डिस्क्राइब करता है उससे ये साफ है कि वो निको की ही बात कर रहा है। और लड़की कहती है कि ये फीलिंग्स तो प्यार से अलग नहीं लगते और पूछती है कि क्या कभी ऐसा मोमेंट आया जब उसे लगा हो कि वो उस लड़की से प्यार करने लगा है। और मोरी सोचने लगता है और निको भी सोचने लगती है और वो स्पष्ट रूप से याद करती है वो पल जब वो मोरी से प्यार करने लगी थी और जिस दिन उसका मैजिक बेकाबू हुआ था, घर टूट गया था और उसके पापा दो विचेस के साथ नहीं रहना चाहते थे और घर छोड़कर चले गए और वो रो रही थी और उसे डर था कि सब उसे नफरत करेंगे। और उसी समय मोरी ने उसे गले लगाया, उसे उठा लिया और उसी पल निको ने उससे प्यार किया। और फ्लैशबैक खत्म होता है और निको देखती है कि मोरी के दिल के पास रोशनी चमक रही है और वो अपने छिपने के मैजिक से बाहर आती है और उसके चेहरे पर मुस्कान देखती है। और उसे भी वो मोमेंट मिल गया था जब वो निको से प्यार करने लगा था और वो लड़की को ये कहकर चला जाता है। और उसी समय निको समझती है कि उसका श्रिंकिंग स्पेल खत्म होने वाला है और वो उड़कर भागने की कोशिश करती है लेकिन एक तेज हवा का झोंका उसे वापस मोरी की तरफ धकेल देता है और तभी स्पेल खत्म हो जाता है। और मोरी अचानक उसे अपने सामने देखकर चौंक जाता है लेकिन वो उसे गिरने नहीं देता और उसे अपनी बाहों में पकड़ लेता है और निको के दिल में तितलियाँ सी उड़ने लगती है